अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है ब्रीदिंग रेट। लेकिन ब्रीदिंग रेट को पढ़ने से पहले मैं ना आपको एक छोटा सा टॉपिक करवाना चाहता हूँ। और वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है हमारे पास कंपोजिशन ऑफ इनहेल्ड एयर एंड एक्सहेल्ड एयर। कंपोजिशन ऑफ इनहेल्ड एयर एंड एक्सहेल्ड एयर। इनहेल्ड एयर एंड एक्सहेल्ड एयर, ठीक है। तो पहले हम कंपोजिशन ऑफ इनहेल्ड एयर देखेंगे, उसके बाद हम कंपोजिशन ऑफ एक्सहेल्ड एयर देखेंगे, ठीक है बच्चों। कि जो हम सांस अंदर लेके जा रहे हैं उसमें अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, कितने परसेंटेज में होती हैं, और जो हम सांस बाहर निकाल रहे हैं उसमें कितनी चीज़ें होती हैं और किस परसेंटेज में होती हैं। तो इनहेल्ड एयर में हमारे पास 21% बच्चों क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। 21% जो है ना वो हमारे पास क्या होती है इसके अंदर बच्चों, इसके अंदर हमारे पास 21% बच्चों ऑक्सीजन होती है। 21% ऑक्सीजन। और जो हवा हम बाहर निकालते हैं उसके अंदर हमारे पास सिर्फ बच्चों जो है वो 16% जो है ना वो एयर ऑक्सीजन होती है उस एयर के अंदर। तो यहाँ पे एक प्यारा सा MCQs आपके सामने वो बना के दे सकता है कि हमारे पास वो पूछ सकता है कि हमारे पास कितना डिफरेंस होता है ऑक्सीजन का, डिफरेंस ऑफ O2 परसेंटेज इन एक्सहेल्ड एंड इनहेल्ड एयर, इन एक्सहेल्ड एंड इनहेल्ड एयर, ठीक है। तो ये आपसे जो है ना वो एक MCQ जो है ना वो पूछ सकता है, डिफरेंस ऑफ ऑक्सीजन इन इनहेल्ड एयर एंड एक्सहेल्ड एयर। तो इसकी क्या करेक्ट ऑप्शन होगी बच्चों? इसकी करेक्ट ऑप्शन होगी हमारे पास 5%। क्या करेक्ट ऑप्शन होगी? इसकी करेक्ट ऑप्शन होगी 5%, ठीक है। उसके बाद वो आपसे जो है वो अगला जो है डिफरेंस इनका जो है वो हमारे पास ये होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास इनहेल्ड एयर में 0.04 होती है, यानी ना होने के बराबर होती है, ठीक है। और एक्सहेल्ड एयर में कार्बन डाइऑक्साइड 4% होती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपके पास MCQs बन सकता है कि इनका डिफरेंस कितना आएगा। इनका डिफरेंस बच्चों हमारे पास आएगा, इनका डिफरेंस आया था बच्चों 5%, ठीक है। इनका डिफरेंस आएगा बच्चों हमारे पास, आप कह दें कि 3.96%, ठीक है। अगर मेरे कैलकुलेशन सही है तो इतना ही इसका जो है वो बनता है, ठीक है। अगर हम वाटर वेपर्स की बात करें, H2O की बात करें, तो वो वेरिएबल होता है। देखिए कंडीशन टू कंडीशन डिवेलप ये हमारे पास वेरी करता है। अगर बाहर जो है वो मौसम ठंड का मौसम है तो वाटर वेपर जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे। अगर जो है वो आप कह दें कि बाहर गर्मी है तो वाटर वेपर जो है ना वो हमारे पास आप कह दें कि पूरे के पूरे जो है ना वो ख़त्म हो जाएंगे, कम कॉन्सेंट्रेशन होगी उसकी। तो हमारे पास जो H2O वेपर्स होते हैं ना हमारे पास, वाटर वेपर्स जो होते हैं वो हमारे पास वेरिएबल होते हैं, कभी ज़्यादा हो जाते हैं अगर बाहर ठंड है, ठीक है। अगर बाहर कोल्डनेस है, यहाँ पे आपने बात याद रखनी है कि अगर बाहर कोल्डनेस है तो ज़्यादा हो जाएंगे। इंक्रीज H2O वेपर्स इन कोल्डनेस में। और अगर हमारे पास जो है वो हॉटनेस है तो हमारे पास जो है ना बच्चों कम हो जाएंगे। कोल्डनेस एंड डिक्रीज वाटर वेपर्स इन हॉटनेस, ठीक है, या ड्राइनेस आप कह दें, हॉटनेस या ड्राइनेस में हमारे पास ये डिक्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है। वेरिएबल से मुराद ये है। और हमारे पास जो एक्सहेल्ड एयर होती है उसमें हमारे पास वाटर वेपर जो होते हैं ना बच्चों सैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेटेड का मतलब क्या है कि उस एयर के अंदर ना अच्छे खासे वाटर वेपर्स होते हैं, क्योंकि वो अंदर से आ रही होती है। अंदर से देखें हमारे, अगर हम नाक में भी देखें तो उसमें हमारे पास म्यूकस फ्लूइड होता है एक, उसके अलावा हमारे अंदर सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में फ्लूइड वगैरह प्रेजेंट होता है। तो वो उस फ्लूइड के साथ एयर जो है ना वो अच्छी तरह जो है ना वो मिक्स हो गई होती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास सैचुरेटेड वाटर वेपर्स होते हैं, कि एयर के अंदर अच्छे खासे हमारे पास वाटर जो है ना, वाटर का कंटेंट जो है ना, जो हम बाहर एयर निकाल रहे होते हैं ना उसके अंदर वाटर का कंटेंट जो है ना वो अच्छा खासा होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो बच्चों नाइट्रोजन आप लोगों ने याद रखना है कि नाइट्रोजन हमारे पास दोनों के अंदर जो है ना वो सेम होती है, ठीक है। दोनों के अंदर नाइट्रोजन क्या होती है? नाइट्रोजन हमारे पास बच्चों दोनों के अंदर जो है ना वो सेम होती है। नाइट्रोजन हमारे पास इसमें भी 79% नाइट्रोजन होती है और इसमें भी हमारे पास बच्चों 79% जो है ना वो नाइट्रोजन होती है हमारे पास। क्लियर है? तो यहाँ पे एक ये भी MCQ जो आपके सामने बना सकता है कि कौन सी ऐसी कंपोनेंट है एयर का, ठीक है, जो चेंज नहीं होता इनहेल्ड और एक्सहेल्ड एयर में। तो वो कौन सा होगा? वो हमारे पास N2। यहाँ पे MCQ जो क्या बना सकता है, वो MCQ आपसे बना सकता है कंपोनेंट ऑफ इनहेल्ड एयर, कंपोनेंट ऑफ एयर
that remains unchanged, that remains unchanged that remains unchanged in respiration, ठीक है, इन रेस्पिरेशन। तो इसकी क्या ऑप्शन होगी बच्चों, इसकी हमारे पास ऑप्शन होगी N2, ठीक है, ये इसकी ऑप्शन जो है ना वो हमारे पास होगी, ठीक है। तो ये तो हमारे पास एक कंपोजिशन था और कंपोजिशन को अच्छी तरह जो है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इससे कोई MCQs आएगा तो आप लोगों को इंशाल्लाह कोई भी मसला नहीं होगा, ठीक है। अब हम ज़रा चलते हैं ब्रीदिंग रेट की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं हम, यहाँ पे हम जो है वो हेडिंग डालते हैं ब्रीदिंग रेट की तरफ। थोड़ा सा हम जो है ना वो ब्रीदिंग रेट को बच्चों अब हम देखते हैं, ठीक है। ब्रीदिंग रेट क्या मतलब है ब्रीदिंग रेट का, कि हम 1 मिनट के अंदर कितनी दफ़ा जो है वो सांस जो है वो लेते हैं। तो ब्रीदिंग रेट का हमारे पास ये मतलब है, ठीक है, कि 1 मिनट के अंदर हम कितनी दफ़ा जो है ना बच्चों सांस लेते हैं, ठीक है। रेट ब्रेथ्स पर मिनट, ब्रेथ पर मिनट। और इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है ना बच्चों, नॉर्मल वैल्यू इसकी जो होती है, नॉर्मल वैल्यू बच्चे इसकी होती है एक नॉर्मल इंसान के अंदर, ठीक है। नॉर्मल इंसान के अंदर बच्चों ये होती है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास होती है 15 to 20 टाइम्स पर मिनट, 15 to 20 टाइम्स पर मिनट। और अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हो, एक्सरसाइज में हमारे पास जो है ये ज़्यादा हो जाती है और ये हो जाती है 30 टाइम्स पर मिनट। एक्सरसाइज में बच्चों ये कितनी हो जाती है, एक्सरसाइज में बच्चों ये हमारे पास हो जाती है 30 टाइम्स पर मिनट, 30 टाइम्स पर मिनट ये हमारे पास हो जाती है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ होती है हमारे पास डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है। क्या चीज़ होती है हमारे पास, एक चीज़ होती है डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग। वो भी आपने याद रखनी है कि डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग हमारे पास जो है वो क्या होती है। मैं थोड़ा सा साइड पे करके लिखता हूँ क्योंकि मैंने आगे इस टॉपिक को एक्सप्लेन करना है, ब्रीदिंग रेट को। डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है, डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है। ये जो डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग है ना हमारे पास, ये होती है कि हम एक सिंगल ब्रेथ के अंदर, एक सांस के अंदर कितनी हवा जो है वो इनहेल और एक्सहेल कर सकते हैं, ठीक है। यानी एक सांस के अंदर हम कितनी हवा जो है वो अंदर लेके जा सकते हैं और कितनी हवा जो है वो बाहर निकाल सकते हैं। तो इसका मैं लिखूँगा डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग क्या होती है, अमाउंट ऑफ एयर एक्सहेल एंड इनहेल, एक्सहेल एंड इनहेल इन वन ब्रेथ, इन वन ब्रेथ, ठीक है। ये हमारे पास डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग होती है। क्लियर है, ये MCQs के तौर पे वो आपसे पूछ सकता है, ठीक है। अब बच्चों ये जो कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग है ना, कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग हमारे पास बहुत ज़्यादा जो है ना वो तरीक़ों से जो है वो हमारे पास कंट्रोल हो रही होती है ब्रीदिंग। तो मेन चीज़ें जो है ना मैं आपकी इसके सामने लिख लेता हूँ। सबसे पहले हमारे पास इसका एक कंट्रोल होता है जिसको हम कहते हैं इनवॉलेंट्री कंट्रोल। सबसे पहला और जो मेजर कंट्रोल आता है ना इसका बच्चों, वो हमारे पास आता है इनवॉलेंट्री कंट्रोल, ठीक है। इनवॉलेंट्री कंट्रोल से मुराद है कि ये हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो हमारे पास इसको क्या कर रहा होगा, हमारे पास कंट्रोल कर रहा होगा, ठीक है। ऑटोनॉमिक सिस्टम के अंदर आ जाता है ये हमारे पास। ऑटोनॉमिक सिस्टम जो है ना हमारा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, वो इसको जो है ना वो कंट्रोल कर रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अब अगली चीज़ ये है कि हमारे पास ये इनवॉलेंट्री हो कैसे रहा होता है। देखिए मैंने आपको बताया था मेरे पास जो है ना ये हमारे पास जो है वो रिब्स हैं, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये रिब्स हैं ऐसे, ठीक है, ये ऐसे रिब्स हैं। हमने पढ़ा था इंस्पायरेशन में रिब्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, एक्सपायरेशन में रिब्स जो है ना वो रिलैक्स हो जाती हैं, ठीक है। ये मेरे पास ऐसे रिब्स हैं और ये मेरे पास जो है ना वो डायाफ्राम, ऐसे जो डोम शेप डायाफ्राम जो है ना वो पड़ा हुआ है, ठीक है। और ये रिब्स के दरमियान में हमारे पास बच्चों ऐसे जो है ना वो मसल्स वगैरह जो है ना आप कहते हैं हमारे पास पड़े होते हैं। ये ऐसे मसल जो है ना वो हमारे पास जो है वो पड़े होते हैं बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास मसल जो है ना वो ऐसे पड़े होते हैं। अब क्या होता है, हमने पढ़ा था कि हमारे पास इंस्पायरेशन में क्या होता है, इंस्पायरेशन में मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ये इंटरकोस्टल मसल्स और डायाफ्राम जो है ये हमारे पास क्या करता है, ये हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन होती है। क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन होती है हमारे पास। इंस्पायरेशन में क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन होती है इंटरकोस्टल मसल्स की और डायाफ्राम की हमारे पास।
तो वो जो कॉन्ट्रैक्शन है, आपको पता है कि मसल कब कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब उसको स्टिमुलस मिले, जब कोई नर्व आके उसको एक्साइट करे। तो आपने याद रखना है कि हमारे पास ना यहाँ पे मेडुल्ला जो है ना, ये ब्रेन का एक पार्ट है, ठीक है, ये मेडुल्ला हमारे पास एक ब्रेन का पार्ट है। उस मेडुल्ला के अंदर ना हमारे पास ये सेंटर पड़ा हुआ है, ऐसे ये हमारे पास सेंटर पड़ा हुआ है, और इस सेंटर को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सेंटर। रेस्पिरेटरी सेंटर कहते हैं इसको। क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सेंटर, ठीक है। अब ये रेस्पिरेटरी सेंटर यहाँ से नर्व्स भेजता है हमारे पास। ये देखें, ये मैं ऐसे ब्लैक कलर में नर्व्स शो कर रहा हूँ। एक नर्व निकलेंगी हमारे पास और वो ये इंटरकोस्टल मसल्स को जो है ना वो सप्लाई करेंगी, ठीक है। एक और निकलेगी ये दूसरे बाकी इंटरकोस्टल्स को, इसी तरह एक और निकलेगी ये इस इंटरकोस्टल को, ये इस इंटरकोस्टल को सप्लाई करेगी, ठीक है। 12 की 12 जो है वो हमारे पास ये इंटरकोस्टल नर्व्स होती हैं। ये ऐसे निकलेगी, यहाँ पे मैंने अभी 4 बनाई हैं, ठीक है। इस तरह यहाँ पे ऐसे ये इन वाले को सप्लाई करेगी, ऐसे सप्लाई करेगी हमारे पास। ये देखें, ये ऐसे सप्लाई करेगी हमारे पास, ठीक है। ये जो नर्व्स निकली हैं और आके इंटरकोस्टल मसल्स को जो सप्लाई कर रही हैं, इन नर्व्स को बच्चों हम कहते हैं इंटरकोस्टल नर्व्स, क्योंकि ये इंटरकोस्टल मसल्स को जो है वो सप्लाई कर रही हैं। तो इस वजह से हमने इनका नाम क्या रख दिया? हमने इनका नाम बच्चों रख दिया इंटरकोस्टल नर्व्स। क्या नाम रख दिया? इंटरकोस्टल नर्व्स। इंटरकोस्टल नर्व्स रख दिया नाम, ठीक है। फिर बिल्कुल इसी तरह हमारे पास जो है ना वो यहीं से मेडुल्ला ओब्लोंगेटा से एक और नर्व निकलती है, और वो नर्व आके हमारे पास इस डायाफ्राम को जो है ना वो हमारे पास जो है वो सप्लाई करती है, इसको इग्नाइट करती है। एक यहाँ पे आ जाएगी, एक दूसरी तरफ आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। और इस नर्व को जो हमारे पास आके डायाफ्राम को जो एक्साइट कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट करवा रही है, इस नर्व को हम कहते हैं फ्रेनिक नर्व। क्या कहते हैं इसको? इस नर्व को कहते हैं हम फ्रेनिक नर्व। क्लियर है बच्चों? एक यहाँ से आ रही होगी, एक जो है वो आप इस कहते हैं कि यहाँ से दूसरे जो है वो साइड से आ रही होगी, ठीक है। एक यहाँ से आ रही है, एक जो है हमारे पास दूसरी साइड से जो है ना वो आ रही है, एक जो है वो हमारे पास ऐसे दूसरी साइड से जो है ना वो आ रही है, और ये आके इस दूसरे हाफ ऑफ डायाफ्राम को जो है ना वो सप्लाई कर रही होगी, ठीक है। तो हमारे पास ये जो रेस्पिरेटरी सेंटर है मेडुल्ला में, ये हमारे पास जो है नर्व्स भेजता है, और वो नर्व्स जाके जब सिग्नल मिलता है नर्व्स को, तो नर्व्स आके जाके मसल्स को सिग्नल देती हैं और वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये रेस्पिरेटरी सेंटर इस तरह हमारे पास जो है वो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं जब ब्रीदिंग करनी होती है, और जब रिलैक्स करना होता है तो वो उनको जो है वो नर्व्स को मैसेज को ख़त्म कर देता है, तो मसल जो है वो रिलैक्स हो जाएंगे। फिर दोबारा मैसेज भेजेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे नर्व्स के ज़रिए, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फिर वो जो है वो मैसेज ख़त्म कर देगा, तो नर्व जो है वो आगे मसल्स को भी मैसेज नहीं देंगी, मसल जो है वो रिलैक्स कर जाएंगे, नॉन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में आ जाएंगे। तो इस तरह हमारे पास ये जो रेस्पिरेटरी सेंटर है ना, ये इनवॉलेंट्री मतलब खुद ही से जो है ना, ये अब आप कह दें कि इसको ब्रीदिंग को जो है ना वो कंट्रोल कर रहा होता है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब ये जो रेस्पिरेटरी सेंटर है ना, और आपने एक चीज़ और भी याद रखनी है कि ये हमारे पास इनवॉलेंट्री कंट्रोल में क्या होता है? इनवॉलेंट्री कंट्रोल में ये होता है कि हमारे पास मेडुल्ला के अंदर रेस्पिरेटरी सेंटर प्रेजेंट होता है, और ये रेस्पिरेटरी सेंटर हमारे पास ये नर्व इम्पल्सिस भेज रहा होता है, ठीक है, जिसकी वजह से मसल जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। जब नर्व इम्पल्सिस भेजता है मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फिर नर्व इम्पल्सिस को भेजना रोक देते हैं, मसल्स रिलैक्स करते हैं, फिर दोबारा भेजते हैं, फिर रोक देते हैं। तो ये एक रिदमिक साइकिल बन जाता है, रिदम बन जाता है, एक रिदमिक साइकिल। आप देखें आपकी ब्रीदिंग जो है ना वो नॉर्मल रेट पे एक रिदमिक ब्रीदिंग होती है, आप सांस लेते हैं फिर रिलैक्स होते हैं, फिर आपके कॉन्ट्रैक्शन होती है, फिर रिलैक्सेशन होती है, तो एक रिदम बन जाता है हमारे पास। तो हम कहते हैं कि रिदमिक नर्व इम्पल्सिस ये भेजते हैं हमारे पास डायाफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स को, ठीक है बच्चों। अच्छा, उसके बाद आपने याद रखना है कि ये जो रेस्पिरेटरी सेंटर है ना, फॉर एग्जांपल ये मैंने आपका रेस्पिरेटरी सेंटर बनाया है, तो देखें जो चीज़ आगे की तरफ प्रेजेंट होती है ना, यानी आपका बॉडी का जो आगे वाला पार्ट है उसको हम वेंट्रल पार्ट कहते हैं, एंटीरियरली भी उसको कह देते हैं, ठीक है। और जो पीछे वाला बैक साइड है आपकी जो कमर है उसको हम डोर्सल पार्ट कहते हैं, ठीक है। और जो आपकी साइड्स हैं बॉडी के इधर जो है वो हम उनको लेटरल पार्ट्स कहते हैं, ठीक है। ये दोनों क्या है? लेटरल पार्ट्स हैं, ठीक है। ये दरमियान में जो है ये आपका ये बॉडी है, तो ये इसका सेंटर है, ठीक है। सेंटर में हमारे पास सेंटर से जो दूर चीज़ होती है उसको हम लेटरल बोलते हैं, साइड्स पे जो चीज़ होती है उसको लेटरल बोलते हैं, जो आगे होती है उसको वेंट्रल बोलते हैं, जो पीछे होती है उसको डोर्सल बोलते हैं, ठीक है।
तो आप लोगों ने याद रखना है, क्या चीज़ याद रखनी है बच्चों, वो चीज़ आप लोगों ने ये याद रखनी है कि जो हमारे पास वेंट्रल पोर्शन है ना बच्चों, ये जो वेंट्रल पोर्शन है जिसको मैं इस कलर से बना रहा हूँ, ये वेंट्रल पोर्शन है। ये कौन सा पोर्शन है? इसका आगे वाला पोर्शन है वेंट्रल पोर्शन बच्चों। इसका हमारे पास वेंट्रल पोर्शन इसका हमारे पास ब्रीदिंग के रेट को इंक्रीज करता है, इंक्रीज ब्रीदिंग रेट, ठीक है, इंक्रीज ब्रीदिंग रेट। और ना सिर्फ रेट बल्कि उसकी डेप्थ भी, इंक्रीज ब्रीदिंग रेट एंड डेप्थ। और ये जो लेटरल, इनको मैं येलो से बनाता हूँ, और ये जो लेटरल और डोर्सल पार्ट्स हैं ये सारे के सारे मेरे पास, ठीक है, ये जो लेटरल और डोर्सल पार्ट्स हैं, ठीक है, ये देखें, ये मेरे पास लेटरल और डोर्सल पार्ट्स, ये साइड पे लेटरल आ गए और ये मेरे पास जो है पीछे जो है वो डोर्सल पार्ट्स आ गए। तो ये जो डोर्सल और लेटरल पार्ट्स हैं ना, इसके पीछे वाले और साइड्स वाले डोर्सल एंड लेटरल पार्ट्स, ये हमारे पास बच्चों इसकी ब्रीदिंग के रेट को और डेप्थ को हमारे पास क्या करते हैं? कम करते हैं। ये हमारे पास ब्रीदिंग को कम कर रहे होते हैं, उसके रेट को और उसके डेप्थ को हमारे पास जो है ना वो कम कर रहे होते हैं, ठीक है। और आप लोगों ने याद रखना है कि ये हमारे पास मोस्टली जो है वो क्या कहते हैं कि ये जो रेट एंड ब्रीदिंग का जो हमारे पास जो पैटर्न होता है ना, ये चीज़ आपने याद रखनी है। देखिए मोस्टली ब्रीदिंग कंट्रोल कहाँ से हो रही है, मैसेज कहाँ से आ रहे हैं? मैसेज हमारे पास जो है वो मेडल्ला वगैरह से आ रहे हैं, ठीक है। मेडल्ला क्या करता है? ब्रीदिंग करवाता है, रिदमिक नर्व इम्पल्स जो है वो भेजते हैं, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। वेंट्रल पोर्शन उसका हमारे पास ब्रीदिंग के रेट को इंक्रीज करता है, और जो डोर्सल और लेटरल पार्ट्स हैं वो ब्रीदिंग के रेट को जो है वो डिक्रीज करते हैं, ठीक है। अब मेडल्ला की इसमें हमारे पास एक दूसरा पार्ट भी होता है ब्रेन का जो मदद कर रहा होता है, और वो पार्ट जो है वो हमारे पास कौन सा होता है? पोन्स का होता है। वो पार्ट कौन सा होता है? पोन्स का होता है। तो ये भी आपने याद रखना है कि पोन्स हमारे पास क्या करता है? पोन्स असिस्ट मेडल्ला, पोन्स मेडल्ला की मदद कर रहा होता है इन कंट्रोलिंग रेट एंड पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग। करवाना तो ये ब्रीदिंग का रेट सारा कुछ ब्रीदिंग करवाना किसका काम है? मेडल्ला का काम है। लेकिन ये जो पोन्स है ये मेडल्ला को असिस्ट कर रहा होता है, उसकी हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। क्लियर है? तो ये बात आपने याद रखनी है। मेन काम ही होता है मेडल्ला ऑब्लोंगेटा का, लेकिन पोन्स जो है ना वो इसको इस काम के अंदर करवाने में जो है ना बच्चों मदद करवा रहा होता है। तो ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। ये हमारे पास एक जो है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप कह दें कि हमारे पास ये हो जाएगी, ठीक है, कि पोन्स जो है वो हमारे पास असिस्ट कर रहा होता है मेडल्ला को जो है ब्रीदिंग को कंट्रोल करवाने में, उसका रेट को कंट्रोल कराने में, वो किस तरह की होगी, ब्रीदिंग के पैटर्न को कंट्रोल कराने में सारा कुछ मदद कर रहा होता है। असल काम कौन कर रहा होता है? मेडल्ला कर रहा होता है। मेडल्ला का आगे वाला पोर्शन जो है वो ब्रीदिंग के रेट को इंक्रीज करता है, पीछे वाला और साइड वाला जो होता है वो ब्रीदिंग के रेट को डिक्रीज करता है। क्लियर है बच्चों? ये बात क्लियर आ गई। अच्छा, उसके बाद हमारे पास सेकंड कंट्रोल जो होता है ना ब्रीदिंग का, वो बच्चे एक वॉलेंट्री भी होता है। आप ब्रीदिंग को वॉलेंट्रीली भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन एक हद तक। यानी आप लोगों ने देखा होगा कि आप अपनी सांस को खुद रोक सकते हैं, ठीक है। वॉलेंट्रीली आप अपनी ब्रीदिंग को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। एक तो इनवॉलेंट्री कंट्रोल होता है ना, जब आप किसी काम के अंदर बिजी हैं, आप कहीं लगे हुए हैं, आपका ध्यान नहीं है, ठीक है, आप किसी और चीज़ में मसरूफ़ हैं, आप इसको जो है वो इतना इग्नोर कर रहे हैं ब्रीदिंग को अपने, ठीक है, किसी और काम में मसरूफ़ हैं, तो तब तो वो इनवॉलेंट्री हो रही है। लेकिन अगर आप खुद चाहते हैं, अपनी ब्रीदिंग को खुद नोटिस कर रहे हैं, उसको जो है वो कंट्रोल करना चाह रहे हैं, तो आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपनी ब्रीदिंग को जो है वो रोक सकते हैं, ठीक है। आप अपनी ब्रीदिंग को जो है वो क्या कर सकते हैं? आप अपनी ब्रीदिंग को जो है वो रोक सकते हैं, ठीक है। होल्ड ओवर ब्रेथ, होल्ड ओवर ब्रेथ फॉर अ शॉर्ट टाइम। सिर्फ एक ख़ास लम्हे तक जो है वो हम अपनी ब्रीदिंग को जो है ना वो रोक सकते हैं, ठीक है। किसके ज़रिए? हम अपने सेरिब्रल कॉर्टेक्स को इन्वॉल्व कर लेते हैं। हम किसको इन्वॉल्व कर लेते हैं? हम अपने सेरिब्रल कॉर्टेक्स को इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली देखें सेरिब्रल कॉर्टेक्स ऊपर वाला पार्ट है, ये ब्रेन है हमारे पास,
तो ब्रेन का जो ऊपर वाला पार्ट है वो तो कॉर्टेक्स है ना, जिसने सारा कुछ कंट्रोल करना है। ये मेडल्ला जो है ये तो बाद में आते हैं ना। ये मेडल्ला, या अगर यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल ऐसे जो है वो मेडल्ला ओब्लोंगोटा जो है वो ऐसे हमारे पास प्रेजेंट है यहाँ पे। ये मेडल्ला ओब्लोंगोटा तो बाद में आती है, मेन चीज़ क्या है, कॉर्टेक्स। तो आप अपने कॉर्टेक्स को यूज़ करके कोई भी काम करा सकते हैं, ठीक है। मेडल्ला इनवॉलेंट्री कंट्रोल करा रहे हैं, आप अपने कॉर्टेक्स को एक्टिव करें। आप कॉर्टेक्स से कहो कि यार ये मेडल्ला से जो है ना ये आप छीन लो, इससे ये जिम्मेदारी छीन लो और ख़ुद काम करो। तो कॉर्टेक्स क्या करेगा, कॉर्टेक्स इस मेडल्ला से जो है ना वो जिम्मेदारी छीन लेगा और ख़ुद जो है वो ब्रीदिंग को कंट्रोल, यानी आप देखें, आप अपनी अगर आप वॉलेंट्री करना चाहते हैं ब्रीदिंग को, तो देखें आप बैठे बैठे एकदम तेज़ तेज़ सांस भी ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप जो है वो उसको बिल्कुल स्लो भी कर सकते हैं और रुका भी सकते हैं, ठीक है। तो आप वॉलेंट्री कंट्रोल भी कर सकते हैं, लेकिन आप उसको सिर्फ एक हद तक ये काम कर सकते हैं। जैसे ही आपकी वो हद क्रॉस होगी फिर आप जो है वो बेहोश हो जाएंगे, आपका जो है वो कंट्रोल जो है वो ख़त्म हो जाएगा, फिर मेडल्ला जो है वो खुद ही वापस कॉर्टेक्स से जो है ना वो अपना जिम्मेदारी ले लेगा, ठीक है। मैंने क्या कहा है, मैंने ये कहा है कि देखें कॉर्टेक्स, आप अपनी मर्जी से कॉर्टेक्स को एक्टिव करवा के उससे मेडल्ला की जिम्मेदारी ले सकते हैं। आप कॉर्टेक्स को कह सकते हैं कि तुम मेडल्ला को साइड पर मारो, तुम खुद कंट्रोल करो, यानी मैं चाहता हूँ कि मैं खुद अपनी बॉडी को कंट्रोल करूँ वॉलेंट्रीली। तो आप अपनी सांस तेज़ तेज़ कर सकते हैं, जल्दी जल्दी सांस ले सकते हैं, या आप बिल्कुल स्लो कर सकते हैं अपनी सांस को, ठीक है। आप बिल्कुल रोक सकते हैं अपनी सांस को, ठीक है। ये सारे काम आप कर सकते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन सिर्फ एक हद तक। वो हद क्या है कि आपकी बॉडी जब तक बेहोश नहीं होती, जब तक आप अनकॉन्शियस नहीं होते। जैसे ही आप अनकॉन्शियस होंगे आपका जो है वो सारा का सारा जो है वो एक परसेप्शन जो है वो लॉस हो जाएगी, कॉन्शियसनेस लॉस हो जाएगी, आपको कोई होश नहीं रहेगी। तो मेडल्ला दोबारा जो है ना वो कंट्रोल वापस अपने हाथ में ले लेगा, ठीक है। तो हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स की मदद से जो है वो with the help of cerebral cortex with the help of cerebral cortex with the help of cerebral cortex हम अपने कॉन्शियसली जो है ना वो कॉन्शियसली अपने जो है वो ब्रीदिंग को तेज़ या स्लो कर सकते हैं। कॉन्शियसली कंट्रोल द रेट ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है। हम अपने कॉन्शियसली कंट्रोल कर सकते हैं रेट ऑफ ब्रीदिंग को, लेकिन बच्चों सिर्फ एक हद तक, ठीक है, सिर्फ एक हद तक, ठीक है। हम स्टॉप भी कर सकते हैं उसको, और आप यहाँ पे लिख दें कैन आल्सो स्टॉप ब्रीदिंग, कैन आल्सो स्टॉप ब्रीदिंग। लेकिन क्या होता है कि इस सब के बाद जो है वो एक टाइम ऐसा आता है कि हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की इतनी कमी हो जाती है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन इतनी ख़राब हो जाती है कि ब्रेन को जो है वो हमारे पास ऑक्सीजन मिलती ही नहीं, और हम जो है वो कॉन्शियस लेवल जो है ना वो हमारा ख़त्म हो जाता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो पार्शियल प्रेशर है वो ऑक्सीजन का वो क्या होता है, कम होता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है ब्लड के अंदर वो कम हो जाता है, ब्लड के अंदर जो है वो ऑक्सीजन कम हो जाती है। जब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कम होगी तो वो ऑक्सीजन जो है वो ब्रेन तक नहीं पहुंच पाएगी, और आपको पता है जब आपके ब्रेन को जो है वो ऑक्सीजन ना मिले तो ब्रेन जो है वो अनकॉन्शियस हो जाता है। ब्रेन क्या हो जाएगा, ब्रेन हमारा पास जो है वो अनकॉन्शियस हो जाएगा, ब्रेन लॉस्ट कॉन्शियसनेस, ठीक है। आप बेहोश हो जाएंगे। फिर जब जैसे ही आप कॉन्शियस अपनी हालत जो है वो लॉस करेंगे, वापस जो है वो बेहोशी की हालत में जाएंगे, तो क्या होगा, फ़ौरन मेडल्ला जो है ना वो वापस अपना फंक्शन जो है वो रिज्यूम कर लेगा। मेडल्ला वापस अपना जो है ना वो रेस्पिरेटरी सेंटर जो मेडल्ला के अंदर जो है, मेडल्ला रेस्पिरेटरी सेंटर, वो वापस अपना फंक्शन जो है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स से वापस ले लेगा, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो मेडल्ला का रेस्पिरेटरी सिस्टम अपना जो कंट्रोल है वो वापस ले लेगा, रिज्यूम्स इट्स फंक्शन अगेन, रिज्यूम्स इट्स फंक्शन अगेन, ठीक है बच्चों। तो हमने क्या कहा कि हमारा जो ब्रीदिंग है वो एक इनवॉलेंट्री प्रोसेस है, वो खुद ब खुद चलती जा रही है, लेकिन अगर हम खुद उसको कंट्रोल करना चाहते हैं वॉलेंट्री, तो हम कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स। लेकिन उसका नुकसान क्या होता है, उसका नुकसान ये होता है कि हमारी ब्लड के अंदर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है। अगर हम अपना सांस को रोकें या सांस बहुत तेज़ तेज़ लेने लग जाएं तो हमारी ब्लड के अंदर ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाती है। ब्लड के अंदर जब ऑक्सीजन कम होती है तो वो ब्रेन तक पहुंच नहीं पाती, तो हमारा ब्रेन जो है वो बेहोश हो जाता है, और जैसे ही वो अपना काम या अपनी कॉन्शियसनेस लॉस करता है तो फ़ौरन मेडल्ला जो है ना वो वापस उससे अपना सारा का सारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स से फंक्शन ले लेता है और दोबारा से ब्रीदिंग को जो है ना वो रिज्यूम कर देता है, ठीक है बच्चों। वापस अपनी ब्रीदिंग को क्या कर देता है, रिज्यूम कर देता है।
क्लियर है बच्चों यहाँ तक। उसके बाद हमारे पास जो तीसरा कंट्रोल आता है ना बच्चों, तीसरा कंट्रोल वो हमारे पास बच्चों आता है इमोशनल कंट्रोल। इमोशनल कंट्रोल जो है ना बच्चों वो हमारे पास हमारा तीसरा आप कह दें कि कंट्रोल आता है, ठीक है। और इमोशनल कंट्रोल में क्या होता है कि हमारे इमोशंस जो है ना वो रेस्पिरेटरी सेंटर को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। हमारे जो इमोशंस होते हैं, लिम्बिक सिस्टम, हमारे इमोशंस कौन कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। हमारे इमोशन जो है वो लिम्बिक सिस्टम के ज़रिए जो है वो हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर को अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमारे लिम्बिक सिस्टम हमारा इमोशन जो है वो कंट्रोल करते हैं ना। तो अगर हमारे इमोशन ज़्यादा हो गए, हमें बहुत ज़्यादा सैडनेस या बहुत ज़्यादा आप कह दें एकदम हमारे सामने कोई शेर आ गया, तो आपको क्या होता है एकदम तेज़ तेज़ सांस लेने लग जाते हैं, सांस फूल जाता है। तो हमारे इमोशंस भी जो है ना वो हमारे पास हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर को जो है वो अफेक्ट कर सकते हैं, उसकी रेट ऑफ ब्रीदिंग को जो है वो ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, डिपेंड करता है। अगर तो आपके सामने कोई बहुत ही खौफनाक चीज़ आ गई है तो एकदम आपका सांस जो है वो रुक जाएगा। अगर आप तेज़ तेज़ जो है वो भाग रहे हैं किसी मुश्किल की वजह से तो आपका सांस जो है वो एकदम तेज़ हो जाएगा, ठीक है। कैन अफेक्ट रेस्पिरेटरी सेंटर। और ये हमारे पास रेट को ज़्यादा या कम कर सकते हैं, कैन इंक्रीज और डिक्रीज रेट, ठीक है बच्चों, ये डिपेंड करता है। उसके बाद चौथा जो हमारे पास कंट्रोल आता है ना बच्चों, चौथा कंट्रोल आता है रेस्पिरेशन का, ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन है, कंट्रोल बाय ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो बच्चे जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन जो है ना वो कम होती है, जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम होती है, ब्रीदिंग हमारी इंक्रीज़ हो जाती है। जैसे ही O2 की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, ब्रीदिंग हमारे पास जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। ब्रीदिंग हमारे पास क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। और कितने टाइम्स उसने लिखा हुआ है कि हमारे पास अगर 20% डिक्रीज़ आया ना ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन के अंदर, ठीक है, 20% डिक्रीज़, तो उससे हमारे पास ब्रीदिंग रेट जो है ना वो हमारे पास डबल हो जाता है। बल्कि मैं इसको इस तरह लिखता हूँ कि हमारे पास ब्रीदिंग रेट क्या हो जाता है, हमारे पास ब्रीदिंग रेट बच्चों डबल हो जाता है, 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रीदिंग रेट। ब्रीदिंग रेट हमारे पास क्या हो जाता है, ब्रीदिंग रेट बच्चों हमारे पास डबल हो जाता है, ब्रीदिंग रेट डबल हो जाता है अगर ऑक्सीजन 20% जो है वो कम हो। अगर ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाए ब्लड के अंदर तो ऐसा उसका जो है आपका जो है वो रेस्पिरेशन के ऊपर बच्चों कोई ऐसा इफेक्ट नहीं होता। हाँ, अगर उस ऑक्सीजन के ज़्यादा होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कम वगैरह या इस तरह का कुछ हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन पे फ़र्क पड़ा है, फिर जो है वो ब्रीदिंग का रेट फ्लक्चुएट होगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन अकेले जो है वो ज़्यादा हो गई है ब्लड के अंदर तो उसका ब्रीदिंग के ऊपर ऐसा कोई रोल नहीं होता, ठीक है। ये भी बात आपने याद रखनी है। उसके बाद बच्चों लास्ट पे जो हमारे पास कंट्रोल है वो होता है बच्चे बाय कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन। तो लास्ट पे हमारे पास जो कंट्रोल आ जाएगा ना वो आ जाएगा बाय कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन, कंट्रोल बाय CO2 कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन आपने याद रखना है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ेगी हमारे पास, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ आपने याद रखना है कि जब हमारे पास हाइड्रोजन की भी कॉन्सेंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन की भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी ना तो हमारे पास याद रखना है आपने कि ब्रीदिंग रेट जो है ना वो ज़्यादा हो जाएगा, ब्रीदिंग रेट ज़्यादा हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होने से मुराद ये है कि ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास कम है, तो ऑक्सीजन को ज़्यादा करने के लिए हम ब्रीदिंग रेट को जो है ना बच्चों वो क्या कर देंगे, वो ज़्यादा कर देंगे, ठीक है। अब ये ज़्यादा होता कैसे है, ये आपके बुक के अंदर जो है वो दिया हुआ है, तो मैं भी आप लोगों को जो है वो समझाना चाहूँगा इसको अच्छी तरह, ठीक है। अब आप लोगों ने गौर से देखना है कि देखें हमारे पास ना 2 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी के अंदर, जिनको हम कीमो रिसेप्टर्स कहते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, कीमो रिसेप्टर्स। ये 2 इसके रिसेप्टर्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। एक प्रेजेंट होता है हमारे पास एओर्टा के अंदर, ठीक है, और एक प्रेजेंट होता है बच्चों हमारे पास कैरोटिड आर्टरी के अंदर, कैरोटिड के अंदर, ठीक है। कीमो रिसेप्टर्स एक प्रेजेंट होता है हमारे पास एओर्टा के अंदर और एक प्रेजेंट होता है हमारे पास कैरोटिड आर्टरी के अंदर,
ठीक है, करोटिड आर्टरी के अंदर प्रेजेंट होता है। बच्चों ये देखो, ये मेरे पास हार्ट है, ठीक है, ये इसमें मेरे पास, ये आप कह दो कि ये मेरे पास राइट वेंट्रिकल है, ठीक है, यहाँ पे मैं आप कह दो कि ये मेरे पास ऐसे राइट वेंट्रिकल है, ठीक है, और ये जो है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल है। तो लेफ़्ट वेंट्रिकल से हमारे पास क्या निकलती है, हमारे पास अयोटा निकलती है। वो अयोटा आगे जाके हमारे पास ब्रांचेस देती है। पहली इसकी ब्रांच जो होती है वो होती है हमारे पास ब्रेकियोसेफेलिक, फिर आगे जाके ये लेफ़्ट साइड पे हमारे पास दो ब्रांचेस जो है वो देती है। उनमें से हमारे पास एक होती है सबक्लेवियन, लेफ़्ट सबक्लेवियन, और दूसरी होती है लेफ़्ट कॉमन कैरोटिड, ठीक है। ये वाली हमारे पास कौन सी है, ये वाली है बच्चों हमारे पास ब्रेकियोसेफेलिक, ब्रेकियोसेफेलिक, ठीक है। ये वाली जो है ये हमारे पास है लेफ़्ट सबक्लेवियन, ठीक है। मैं ना सिर्फ शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ इनकी, लेफ़्ट सबक्लेवियन, लेफ़्ट सबक्लेवियन आर्टरी। ये जो है ये हमारे पास लेफ़्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, ठीक है, एलसी है। ये जो ब्रेकियोसेफेलिक है बच्चों, ये आगे हमारे पास दो आर्टरीज़ के अंदर और डिवाइड हो जाती है, ठीक है। जो हमारे पास ये वाली है, ये वाली कहलाएगी राइट सबक्लेवियन। ये वाली कौन सी कहलाएगी, ये कहलाएगी राइट सबक्लेवियन आर्टरी। और ये वाली कहलाएगी हमारे पास राइट कैरोटिड आर्टरी या राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। आप लोगों के लेवल पे इतना ही है तो मैं आप लोगों को इतना ही समझाऊंगा। अब ये जो अयोटा है ना, इस अयोटा के अंदर ये देखें, ये मेरे पास यहाँ पे एक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, इनको हम कीमो रिसेप्टर्स कहते हैं ऑफ अयोटा, ठीक है, या इनको अयोटिक बॉडीज़ के नाम से भी जो है ना वो जाना जाता है हमारे पास, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या कहलाते हैं, ये मेरे पास प्रेजेंट है अयोटिक बॉडीज़, अयोटिक बॉडीज़। अयोटिक बॉडीज़ क्या होती हैं, कीमो रिसेप्टर्स होते हैं जो अयोटा में प्रेजेंट है यहाँ पे मेरे पास, ठीक है। इसी तरह ये कैरोटिड आर्टरीज़ के अंदर ये जो हमारे पास ये राइट कैरोटिड आर्टरी और ये जो लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी है, यहाँ पे भी हमारे पास ये रिसेप्टर जो है ना वो इस तरह हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। और इन रिसेप्टर्स को हम कहते हैं कैरोटिड बॉडीज़, क्योंकि ये कैरोटिड आर्टरीज़ में जो है ना वो हमारे पास प्रेजेंट है बच्चों। तो इन रिसेप्टर्स को हम क्या कहेंगे, इन रिसेप्टर्स को हम कहेंगे कैरोटिड बॉडीज़। इन रिसेप्टर्स को क्या कहेंगे, कैरोटिड बॉडीज़। इनको भी हम कैरोटिड बॉडीज़ कहेंगे। ये जो कैरोटिड आर्टरीज़ और कैरोटिड बॉडीज़ और एयोटिक बॉडीज़ है ना बच्चों, ये हमारे पास क्या करते हैं, ये हमारे पास जो ब्लड है ना, ब्लड के अंदर डिटेक्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन को। ये क्या करते हैं, ये हमारे पास डिटेक्ट करते हैं ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन को। डिटेक्ट ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड, डिटेक्ट ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ ये H पॉजिटिव आयन जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन को भी डिटेक्ट करते हैं। तो ये बात भी जो है बच्चों वो आपने याद रखनी है। तो ये डिटेक्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन को। और अगर हमारे पास ये कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज़्यादा आ जाए, ये कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाए बच्चे, ये कॉन्सेंट्रेशन मेरे पास जो है ना वो ज़्यादा आ जाए, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन जो है वो मेरे पास ज़्यादा आ जाए, तो ये हमारे पास मैसेज भेजेंगे मेडल्ला को। किसको मैसेज भेजेंगे, ये मेरे पास मैसेज भेजेंगे रेस्पिरेटरी सेंटर इन मेडल्ला। हमारे पास मेडल्ला के अंदर रेस्पिरेटरी सेंटर प्रेजेंट है ना, तो ये उसको मैसेज भेजेंगे, ठीक है, रेस्पिरेटरी सेंटर इन मेडल्ला, ठीक है। और वो रेस्पिरेटरी सेंटर हमारे पास रेस्पिरेशन के रेट को तेज़ कर देगा, ब्रीदिंग को फास्ट कर देगा, ब्रीदिंग रेट को जो है वो तेज़ कर देगा। वो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा करवाएगा, ठीक है, वो हमारे पास ब्रीदिंग रेट ज़्यादा कर देगा। कैसे ब्रीदिंग रेट ज़्यादा करेगा, वो हमारे पास जो मसल्स हैं, ठीक है, इंटरकोस्टल मसल्स, उनको नर्व इम्पल्सिस तेज़ भिजवाना शुरू कर देगा ताकि वो जल्दी तेज़ी से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करें। इंक्रीज नर्व इम्पल्सिस टू डायाफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स, टू डायाफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। तो ये इस तरह हमारे पास जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास ये कीमो रिसेप्टर जो अयोटा और कैरोटिड बॉडीज़, कैरोटिड आर्टरी के अंदर होते हैं, जिनको हम अयोटिक बॉडीज़ एंड कैरोटिड बॉडीज़ कहते हैं, वो हमारे पास डिटेक्ट करते हैं, मेडल्ला को मैसेज भेजते हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कब मैसेज भेजते हैं, जब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी सेंटर स्टिमुलेट होता है और वो हमारे पास जो है ना ब्रीदिंग रेट को तेज़ कर देता है। इसके अलावा आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो हमारे पास मेडल्ला है ना, मेडल्ला ये खुद भी हमारे पास जो है ना, जो इसको अब देखिए ना, मेडल्ला के अंदर जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, आपने ये भी बात याद रखनी, इंपॉर्टेंट बात है।
कि मेडल्ला खुद भी जो है ना वो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन को डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन को, ये मैं बात जो है ना वो यहाँ पे लिखता हूँ बच्चे, ये देखें, सॉरी मैंने इसको कट करना था, मैं ये बात यहाँ पे लिखता हूँ कि अगर मेडल्ला हमारे पास खुद भी जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन को डिटेक्ट कर सकता है, कैन डिटेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन इन सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। देखें ब्रेन के अंदर ब्लड तो ऐसे जो है वो कांटेक्ट में नहीं होता क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर हमारे पास बना होता है, ठीक है। तो ज़्यादातर मेडल्ला का किसके साथ कांटेक्ट होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के साथ कांटेक्ट होता है। तो उस सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाए ना तो फिर भी ये हमारे पास ये सारा सीक्वेंस जो है ना वो कंटिन्यू हो सकता है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन या हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी मेडल्ला के अंदर, उसने डिटेक्ट कर लिया अपने सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर, तो वो खुद ब खुद जो है वो अपने रेस्पिरेटरी सेंटर को जो है वो स्टिमुलेट करके ब्रीथिंग रेट को वो ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह भी हो सकता है। एक तो हमारे पास वो एओर्टिक बॉडीज़ और कैरोटिड बॉडीज़ उसको डिटेक्ट कर रही हैं, दूसरा मेडल्ला खुद भी उनको जो है ना वो डिटेक्ट कर सकता है हमारे पास। क्लियर है बच्चों? तो ये हमारे पास बच्चों सारे के सारे आप जो है वो कह दें कि हमारे पास ये फैक्टर्स थे सारे के सारे जो हमारे पास कंट्रोल कर रहे थे रेस्पिरेशन को, रेट को। एक वॉलंटरी कंट्रोल होता है, इनवॉलंटरी कंट्रोल होता है, इमोशनल कंट्रोल होता है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन से कंट्रोल होता है और कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन से हमारे पास जो है ना ये कंट्रोल होता है। होप सो आप लोगों को समझ आई होगी अच्छी तरह। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के ऊपर। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।